या तो शैडो है या पर्टिकुलर इम्परफेक्ट चीजें, या तो साया है या जिसका साया है वो है। लेकिन ये सब की सब कैसी चीजें हैं, किस दुनिया से बिलोंग करती है? विजिबल वर्ल्ड से। कौन सी दुनिया है? मुशाहिदे की दुनिया है, तजर्बे की दुनिया है। आप देखोगे, आप सुनोगे, आप क्या करोगे बताइए? आप देखोगे, आप सुनोगे, आप टच करोगे, यू कैन डू इट। तो विजिबल वर्ल्ड से बिलोंग करती है। तो ये जो वर्ल्ड है ये क्या है? ये महज शैडो है, अनरियल है, फार फ्रॉम रियलिटी। और जो अल्टीमेट वर्ल्ड है उसको हम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। इसमें भी दो हिस्से हैं, एक को हम कहेंगे लोअर फॉर्म्स और एक को हम क्या कहेंगे? अपर फॉर्म्स। ठीक है? तो ये दुनिया यानी इमेजिनेशन और ओपिनियन की दुनिया की अल्टीमेट उसकी एक्सप्लेनेशन कहां से आएगी? वर्ल्ड ऑफ फॉर्म से आएगी। वर्ल्ड ऑफ फॉर्म से आएगी। इसको जानने के लिए आपकी बॉडी की जरूरत है और इसको जानने के लिए आपको आपकी सोल की जरूरत है, रीजनिंग की जरूरत है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की जरूरत है। आपने सोचना है, आपने रीजनिंग करनी है, तब आप पहुंचोगे फॉर्म के ऊपर, अदरवाइज आप फॉर्म पर नहीं पहुंच सकते। यहां तक क्लियर हुआ? अभी देखें, ये चीज अपने साए के साथ मौजूद है। तो ये कहेगा साया इस शय का है, तो साए से ये रियल है क्योंकि इस चीज का साया है। सही है? देखें इसको इस तरह देखें। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया में क्या होता है? सोशल मीडिया में राय कायम की जाती है, सोशल मीडिया में कुछ चीजें बताई जाती हैं। क्या वो रियलिटी होती है? हमें तो नहीं पता। तो वो क्या होता है? किसी की राय है, किसी का ओपिनियन है, किसी की नैरेटिव बिल्डिंग है, ऐसे ही है ना? तो प्लेटो ये कहेगा कि सोशल मीडिया पे जितना कंटेंट आ रहा है, एवरीथिंग इज शैडो, एवरीथिंग इज शैडो। व्हाट इज रियल? जब आप रियलिटी को मीट करोगे, मिलोगे, तब आपको पता चलेगा रियलिटी है। हाँ भाई, चेयर आप देखो, मैं पता नहीं आप लोगों का कैसा तजर्बा है भाई। ऑनलाइन शॉपिंग का तजर्बा मेरा एक पूरे जिसे कहते हैं ना रिवायती अंदाज से थोड़ा सा बेहतर हुआ है। और शुरू में जब मुझे कुछ चीज़ खरीदनी होती थी, जैसे फ़र्ज़ करें मुझे जूते खरीदने या मुझे फ़र्ज़ करो कि बैग खरीदना है, तो मुझे वो तस्वीरों से तो मेरे पता ही नहीं चलेगा क्या है, क्योंकि वो तस्वीरें हैं, फेक हैं, रियल नहीं हैं। आई हैव नो आइडिया कि जूते मेरे नाप के होंगे नहीं होंगे, उसको नापूंगा मैं कैसे? एवरीथिंग वॉज जस्ट एन इंटरप्रिटेशन। सही है? तो जो चीज आपको मीडिया के ऊपर नजर आ रही है वो क्या है? वो महज एक शैडो है। आप देखें, अक्सर लोग जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का कुछ मुजाहरा करते हैं मार्केटिंग, वो ये कहते हैं ये इमेज जो कि आप देख रहे हैं रियल प्रोडक्ट से मुख्तलिफ होगी। वाई? क्यों? बिकॉज इट्स ए शैडो एंड द रियलिटी इज डिफरेंट। ठीक है? तो शैडो इज शैडो एंड द पर्टिकुलर थिंग, इसको हम क्या कहते हैं अफलातून की ज़बान में? ये एक जुज़ी है, ये एक जुज है। किसका? आलम कुर्सियों का, ये एक जुज है। सही है? तो इसका साया है। तो देखें, हमने कर लिया नॉलेज इंसान के पास हमेशा होती है। उसके बाद डिवाइडेड लाइन क्या है? डिवाइडेड लाइन क्या है? नॉलेज किस चीज की थी? रियलिटी की नॉलेज थी ना आपके पास। आपके पास किस चीज की नॉलेज है? रियलिटी की नॉलेज है। अब रियलिटी की नॉलेज में विजडम का क्या किरदार है? लव ऑफ विजडम। फिलॉसफी इज लव ऑफ विजडम। तो इसके बारे में वो एक देता है मिथ ऑफ केव। मिथ ऑफ केव को उर्दू में क्या कहेंगे? गार की कहानी। क्या कहा जा सकता है? एक गार की कहानी। अच्छा, ये जो कहानियां हैं ये क्यों हैं? आपको क्या समझ में आ रहा है? क्यों अफलातून कहानियां सुनाता है? हाँ, ये वो मिसाल दे रहा है ताकि हर एक को समझ में आए कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है कि आपने अपना एक्सप्रेशन अगर अच्छा करना है, सो यू शुड ऑलवेज बिगिन, यू शुड ऑलवेज इनकॉर्पोरेट स्टोरी टेलिंग। ठीक है? बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना, आपका उसमें क्या मतलब है, आपको कभी भी नहीं समझ में आ सकता जब तक कि आप स्टोरी टेलिंग नहीं करते। सो इट इज़ वन फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग और गिविंग एग्जाम्पल्स। सही है? तो मिथ ऑफ द केव क्या है? मिथ ऑफ द केव वो बुनियादी तौर पे बताने की कोशिश करता है। एक तो इससे ये समझ में आता है कि रियलिटी इस दुनिया की क्या है,
तो ये कहते हैं इस दुनिया की रियलिटी को हम मिथ ऑफ द केव से भी, डिवाइडेड लाइन से तो आपको पता चला डिग्रीज ऑफ रियलिटी क्या है। अब वो एक एग्जाम्पल दे के बताता है कि देखो हम आम लोग क्या कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वो ये कहता है कि आम लोग एक ऐसी ज़िंदगी गुजारे जैसे जंजीरों में मौजूद लोग हैं और उनकी गर्दन पीछे नहीं घूम सकती है और वो दीवार के सामने देख रहे हैं, लेकिन उनकी बैक के ऊपर कुछ आग जल रही है और उससे पीछे कुछ लोग काम कर रहे हैं और वो जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं, तो ये वो है, क्या उसे कहते हैं, आग है और ये साया उनका। तो जो लोग काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, चाहिए उनका साया है। तो आम शख्स जो इस दुनिया में मौजूद है वो बेसिकली देख क्या रहा है, क्या है उसके लिए रियलिटी। तो ये कह रहा है कि उसके लिए रियलिटी है। क्या मतलब हुआ? वो ये बता रहा है कि हाँ, हम शैडोज में जिंदगी गुजार रहे हैं। और शैडोज में जिंदगी गुजारने का क्या मतलब है? हम देख रहे हैं मिस्टर ए है, बड़ा सूटेड बूटेड है, परफ्यूम उसने लगाया हुआ है, बड़ी सी उसकी जॉब है, शानदार गाड़ी है, मज़े आ रहे हैं, लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, 5 लाख मिलियन बिलियंस उसके फॉलोअर्स हैं। शैडोज हैं, सही है। तो पहली चीज़ वो बताने की कोशिश कर रहा है कि आम लोग ऐसे हैं, ये जो नॉर्मल ज़िंदगी होती है, 8 से 5 वाली ज़िंदगी, शाम में कॉफ़ी, रात में, सही है, आराम, सुबह फिर वही, सही है, ये ज़िंदगी। अच्छा, उसके बाद फिर सेकंड क्या है? एक उसमें से खुद ब खुद ही टूट गई होगी या उसने बेचैन हो रहा हो, क्या पता कमर, सही है, खुजली कर रहा हो, तो एकदम से उसकी बेड़ी उतर गई और एक्सीडेंटली उसने कहा अरे भाई खुल गई। तो वो देखा पीछे, तो उसने आग देखा, तो जैसे कह रहे आँखें चुंधिया रही हैं। तो उसने कहा मैं ज़रा देखूँ तो सही ये कौन है। तो ज़िंदगी में जैसे वही ईगल ऊपर से नीचे आ गई थी, फिश के ईगल। तो उसने कहा नहीं भाई, ये फिश और दुनिया है, ये और दुनिया है। तो ईगल को उसने देखा, यहाँ पे उसने लोगों को, यहाँ से चलते चलते ये सांप कहाँ निकल आए? बाहर आए तो भाई दुनिया ही कुछ और है, सही है। तो दुनिया को आपने, ये जो शैडो था, इससे आपने रियल वर्ल्ड के अंदर आ गए। अब रियल वर्ल्ड के अंदर आए तो चूंकि ये लोग आपस में स्टोरी और बातें तो करते ही थे, तो उसने बताया भाई बुर्जुल खलीफा भी कोई चीज़ है, ठीक है, 110 भी कोई बिल्डिंग का वो स्ट्रक्चर है। तुम्हें पता है ट्रम्प भी एक आदमी है जिसको सदर कहते हैं, सारी दुनिया उसके सामने, सब कुछ है, सब कुछ क्या उसे किया हुआ है, सब कुछ उसको लौटा के बैठी हुई कि हाँ आप सर अमन लेकर आए दुनिया में, आपके हमने हवाले दुनिया कर दी है, तो ये सब की सब चीज़ें उसके अंदर मौजूद है। तो उसने कहा ये है दुनिया, ये थोड़ी दुनिया जो तुम लोग देख रहे हो। तो जब ये वापस आता है तो क्या करता है, क्या बताता है कि भाई ये दुनिया नहीं है, तुम लोग पागल हो, बेवकूफ़ हो। तो अकेला था वो, तो उसने जब आके बताया तो लोगों ने क्या, आप जैसे कह रहे थे कि मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अरे बेवकूफ़ आदमी हो गए हो, सठिया गए हो, क्या मसला है तुम्हारे साथ, तुम्हें नहीं पता, अभी तुम बच्चे हो, जुम्मा 8 दिन हुए हैं, सही है, अभी तो तुम्हारे 32 दांत है, जब तजर्बा हमारी तरह हो जाएगा फिर तुम्हें बताएंगे क्या है, आ जाओ वापस, चुप कर यहीं बैठियो, सही है। तो इसको आप कह सकते हो कि ये कोई एनलाइटनमेंट, कोई रेवोल्यूशनरी, कोई दुनिया इधर की उधर, उसके कह रहा है भाई तुम्हें नहीं पता, ऐसा करना चाहिए। अब इस पूरी मिथ ऑफ केव में प्लेटो का क्या मतलब है? तो इस स्कीम में इसको सेट करता है कि व्हाट इज विजडम। तो वो ये कहता है कि विजडम इज नॉट टू लिव इन केव, शैडो के ऊपर राजी नहीं होना है, ब्रेक एंड लीव द केव, कम आउट फ्रॉम दिस एंड एक्सपेरिमेंट द रियल वर्ल्ड। और वो कैसे मुमकिन होगा? वाया रीजनिंग, रिफ्लेक्शन से मुमकिन होगा। तो ये कहता है कि फलसफा दरअसल इस चीज का नाम नहीं है कि आप वहां केव में अपने सिर्फ तजर्बाती हिस्सी तजर्बे की बुनियाद के ऊपर जिंदगी गुजार, नहीं, यू हैव टू रिफ्लेक्ट बैक। आपको इसकी रीजंस तलाश करनी, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज शैडोज। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज शैडोज लाइज राइट बिहाइंड द फायर। और ये उसने देख लिया। उसके बाद जब वो यहाँ से बाहर निकला, रास्ता था, उसको चलना आ रहा था, चलता चला गया और बाहर निकला तो उसने देखा कि सूरज है, सूरज है तो फिर बेहतरीन दुनिया वहाँ पे मौजूद है, और परिंदे हैं, दरख्त हैं, सब चीज़ें, वो सब चीज़ें आके देखने के बाद इनको आके जब उसने बताया तो उन्होंने कहा नहीं,
हम ये ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स फ़लसफ़ी को बेवकूफ़, पागल कहे तो अफलातून ये कह रहा है ना, परेशान नहीं होना है। ये बहुत ही जिगरे का काम है, बड़ी बहादुरी का काम है। ये ऐसा काम नहीं है कि जो सब लोग आपको मान लेंगे, सही है। तो लेकिन क्या आपने अपनी जिद्दोजहद को ख़त्म कर देना है? तो अफलातून कहेगा नहीं, इन सब को क्या करना है? ज़िंदगी से, इस केव से बाहर निकलना है, सही। क्या समझ में आया इस पूरी कहानी से? वो ये कहता है कि लुक, व्हाट इज विजडम? वो ये कहता है विजडम का मतलब ये है कि रूल ऑफ सोल, रिफ्लेक्शन, रीजनिंग, ये है इस चीज का मतलब। जब आपके पास रीजन होगी तो आप हकीकत को वैसे जान पाओगे जैसे कि हकीकत है। जब आप केव को, जब आप दुनिया को, उसके हिस्सी तजर्बे को छोड़ोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि हकीकत क्या है। और इसके फर्दर मीनिंग्स भी अभी आगे जाके एक्सप्लोर होंगी कि क्या मजीद आप इससे मतलब लें। तो मिथ ऑफ केव क्लियर हो गया। इसका रिलेशनशिप विजडम से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? विजडम का मतलब क्या है? ब्रेक फ्रॉम द एक्सपीरियंस, शैडोज वाली जिंदगी से आपने अलहदा होना है, सही है। शैडोज वाली जिंदगी किसकी है? सोफिस्ताइयों की जिंदगी। वो तो जब देखो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है, उसी के ऊपर वो जिंदगी गुजारेंगे। अच्छा जी, अब विजडम के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है, वो उसको हम क्या कहते हैं? देखो ये क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ द सोल। अब सोल के ऊपर हम आते हैं और ये बताते हैं सोल इज फंडामेंटल टॉपिक। अच्छा, तो सवाल क्या है सोल के हवाले से? सोल के हवाले से सबसे बेहतरीन सवाल ये है कि इज डेथ प्लीजिंग एक्सपीरियंस? ये है सवाल। क्यों ये सवाल उठाता है, बताइए जी। सुकरात ने मौत को गले क्यों लगाया? ये है उसके लिए सवाल, सही है। सवाल क्यों पैदा हुआ? क्यों डेथ के बारे में? क्या इंसान बॉडी है या सोल है? इज डेथ प्लीजिंग? मौत अच्छी चीज होती है क्योंकि सुकरात ने ली है, लिहाजा अच्छी चीज होगी। तो क्या मतलब आपका डेथ का मतलब बॉडी की डेथ होती है या सोल की डेथ होती है? तो इस सवाल का जवाब अफलातून क्या देता है? वो ये कहता है कि बॉडी खत्म हो जाएगी, इसके ऊपर फना है, सोल के ऊपर फना नहीं है। फना से मुराद क्या है? इमोर्टैलिटी। इसको हम क्या कहेंगे? सोल इज व्हाट? इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब क्या हुआ? हाँ, ये नहीं खत्म होगी, ये हमेशा हमेशा रहेगी। तो दुनिया से अगली दुनिया में जब आप जाओगे तो क्या होगा? जो रूह है वो इस दुनिया से आपके जिस्म से बाहर निकलेगी और अगली दुनिया में आलम अरवाह में जाकर रहना शुरू कर देगी। तो मौत किस चीज का नाम है? चेंजिंग द लोकेशन। आपने अपने जिस्म के कैदखाने से बाहर निकलना है और आजाद हो जाना है। हाँ, ये उसके साथ देखेंगे ना, इसके साथ देखेंगे, ठीक है। तो ये इस सवाल का जवाब क्लियर हो रहा है कि रूह क्या है? रूह है बॉडी, सही है। रूह और बॉडी का आपस में रिलेशनशिप क्या है कि बॉडी विल डाई वेयर एज द सोल विल नेवर डाई, सही है। और सोल क्या करेगी? इस बॉडी के प्रिजन से निकलेगी और अगली दुनिया में चली जाएगी। तो सुकरात के नजदीक इसलिए डेथ बहुत अच्छी चीज है। कैसे डेथ अच्छी चीज है? कि डेथ के जरिए से आप अपनी जिस्म के पिंजरे को तोड़ेंगे और आप आजाद हो जाएंगे, और आजाद आप हकीकत के बिल्कुल करीब जाके जिंदगी गुजारेंगे। दैट इज द डिजायर ऑफ द सोल। तो इन मानों में वो सोल को देख रहा है। तो पहली चीज जो कि अफलातून कहेगा वो क्या है कि सोल इज इमॉर्टल। सोल इज इमॉर्टल। सोल कभी भी जिस्म की तरह खत्म नहीं होगी, रहेगी। अच्छा जी, सवाल ही पैदा होता है सोल का क्या रिलेशनशिप है इन तमाम चीजों से? तो वो ये कहता है कि सोल, इल्म जो है ना, इल्म, ये सोल ही का खासा। इंसान जानता ही किससे है? अपनी रूह से जानता है।
यानी जो इल्म है, और इल्म कौन सा था हमारे पास बताइए? फॉर्म्स का इल्म। फॉर फॉर्म्स के एग्जांपल हमने क्या दी थी? डबलिंग द स्क्वायर। वो इल्म आपको कैसे मिला था? सर्कल्स आर राउंड फिगर, ये कैसे इल्म आया था? ट्राइंगल्स हैव 3 एंगल्स, ये इल्म आपके पास कहां से आया था? तो ये कहता है कि ये इल्म दरअसल सोल का ही तो इल्म है। सो सोल नोज द फॉर्म्स, सोल नोज द फॉर्म। ठीक है, बॉडी से तो आप तजर्बा करोगे, आप इसका रंग देखोगे, इसका वजन महसूस कर सकते हो, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। रिफ्लेक्शन के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? सोल, जो कि इंसान के पास है। इंसान की असल यही है। तो चूंकि इंसान की असल ये है और ये इमॉर्टल है और इल्म का आखिरी सुराग है, आखिरी जरिया या इंतहाई जरिया इन मानों में कि असल इल्म इसी से आएगा। तो सोल किस चीज से जुड़ी हुई है? एक तो उसे इल्म होगा, और किस चीज का इल्म होगा? डायलैक्टिक का इल्म होगा। और डायलैक्टिक क्या है? अल्टीमेट रियलिटी। तो अल्टीमेट रियलिटी का इल्म कहां से पता चला आपको? सोल। सो सोल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ प्लेटो। और लिंक कैसे हो रहा है? लिंक कैसे हो रहा है कि नॉलेज आपके पास फॉर्म की थी, ये हमने पहले साबित कर दिया। डिवाइडेड लाइन के अंदर हमने ये साबित किया कि अल्टीमेट रियलिटी हमें कहां, किस चीज में मिलेगी? वो मिलेगी फॉर्म और अल्टीमेट डायलैक्टिक के अंदर। और डिवाइडेड लाइन यानी अल्टीमेट रियलिटी का इल्म आपके पास आएगा जब आप रिफ्लेक्ट करोगे, जब आप रीजनिंग करोगे, जब आप कनेक्ट करोगे रियलिटी के साथ। वो सोल के साथ ही मुमकिन है। अच्छा, अब सोल के हवाले से एक बहुत बुनियादी बात कि सोल क्या है। तो सुकरात के यहां सोल मीन्स सेल्फ एंड सेल्फ मीन्स सोल। कि सोल को उसका बहुत ज़्यादा तफसीलात में सुकरात के यहाँ हमें नज़र नहीं आता, या कम से कम प्लेटो इस तरह इसको नोट नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि सुकरात ने तो कुछ लिखा ही नहीं था। जो कुछ आज हम सुकरात के नाम से जानते हैं वो दरअसल क्या है? वो अफलातून का ही लिखा हुआ है। सही है? तो अफलातून ने जिस अंदाज में अपने उस्ताद को पेश किया हमारे पास, तो वही जरिया, उसने खुद तो कुछ भी नहीं लिखा। तो जो कुछ उसने लिखा, जो हिस्टोरिकल यानी तारीख़ी सुकरात है, उसने रूह के बारे में कोई बहुत ज़्यादा तफसीलात नहीं दी। लेकिन किसने दी हैं तफसीलात? तो सोल। ठीक है, अब सोल के बारे में आइए देखते हैं। वो ये कह रहा है कि रूह जो है उसका एक स्ट्रक्चर है, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। और वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो 3 चीज़ें हैं डिज़ायर, इमोशन और रीज़न। अब वो ये कहता है कि जो रूह है यानी इंसान की जो सेल्फ है, जो उसकी ज़ात है, उसके 3 उसके जुज़ हैं। अब वो किस तरह काम करते हैं? तो ये कहता है कि एक आइडियल गुड सेल्फ जो होगा, यानी गुड इंसान जो होगा, गुड इंसान एक ऐसा इंसान है जिसमें रीज़न रेगुलेट करेगी उसके डिज़ायर और इमोशंस को। यानी उसके इमोशंस और डिज़ायर्स को रेगुलेट क्या चीज़ करेगी? उसकी रूह करेगी। और रूह में तो मतलब रीज़न करेगी, और रीज़न से मुराद क्या हो गई? नॉलेज ऑफ फॉर्म्स। इसके पास नॉलेज ऑफ फॉर्म्स होती है, और नॉलेज ऑफ फॉर्म्स का मतलब क्या हुआ? द अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लेनेशन। हर चीज़ की जो असल है, उसका जो जौहर है, वो किस तरह पे एक्सप्लेन करेंगे? फॉर्म्स के साथ एक्सप्लेन करें। तो रीज़न के पास इस बात की कैपेसिटी है कि वो अशिया की हकीकत को जानती है। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को किताब में भी दी हुई एग्जाम्पल आपने भी नोट किया होगा। क्या एग्जाम्पल दी उसने? हाँ, चैरिटियर, ये शैरियट, ये इस तरह करके एग्जाम्पल है। क्या है वो एग्जाम्पल? बग्गी की एग्जाम्पल है ना? क्या है, याद आ रही है? और एक और आसान सी एग्जाम्पल पानी की वो देता है, ध्यान में आ रही है वो क्या है? पानी की एग्जाम्पल वो ये दे रहा है कि आप एक सहरा में मौजूद हैं और आपको प्यास लगती है, और आप बड़ी तेज़ी के साथ, आपको पता चलता है, कोई इशारा मिलता है और आप पहुंच जाते हो पानी के लिए। पानी के जैसे ही टैंक के करीब पहुंचते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? डेंजर। और क्या लिखा हुआ है? दिस वाटर इज पॉल्यूटेड, पॉइजनस। सही है? तो अब प्यास किस बात का तकाजा कर रही है? डिजायर, पानी पी लिया जाए। अब इमोशंस ये कह रहे हैं कि डिजायर का मुझे इल्म हासिल करना चाहिए, यानी डिजायर की बात को मैं मान लूं और मैं जाके पानी पी लूं, और रीजन भी वहां पे मौजूद होगी। और रीजन क्या कहेगी कि पॉइजनस वाटर क्या कर सकता है?
आपके लिए मुज़र सेहत हो सकता है। तो चूंकि वो आपके लिए मुज़र सेहत हो सकता है, आपको पानी नहीं पीना चाहिए। तो डिजायर क्या कह रही है? पानी पी लो। रीजन क्या कह रही है? पानी ना पियो। अगर डिजायर डोमिनेट करेगी तो आप पानी पी लोगे। तो क्या ये गुड है सोल के लिए? प्लेटो कहेगा ये तो गुड नहीं है। हम सबको पता है कि जैसे ही पानी पिएगा उसका पेट खराब होगा, सेहत खराब होगी, शायद मर भी जाए। लेकिन अगर वो रीजन की बात मानेगा तो क्या होगा? बच जाएगा। इसी तरह फर्ज करें किसी ने आपको गाली दी, तो इमोशनली आप बहक गए, इमोशनली आप बिल्कुल आपे से बाहर हो गए और आपने निकाली गन और तान कर खड़े हो गए। तो रीजन क्या कहेगी? रीजन ये कहेगी इतनी सी गाली तो नॉर्मल है, ये तो प्यार मोहब्बत में भी लोग दे देते हैं, तो इसके लिए बंदा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे नहीं ये मेरी इज्जत, तो आप गोली चला दोगे। तो प्लेटो क्या कहेगा कि रीजन को वहां रेगुलेट करना चाहिए। किसको? इमोशंस को। आसान अल्फाज में अफलातून ये कहता है कि इंसान की जो जात है उसमें 3 कुव्वतें कार फरमा होती हैं। नंबर 1 डिजायर, जिसको आसान आप आसानी से समझ जाएंगे कौन आदमी था। फ्राइड क्या कहता था? इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो इड क्या है? डिजायर। तो आपने डिजायर का विक्टिम नहीं बनना है कि डिजायर ने कहा कि बस खाना है तो खाना है, पीना है तो पीना है, बेशक वो जहर ही हो। इमोशंस का भी आपने विक्टिम नहीं बनना, बल्कि आपको कोशिश करनी चाहिए रीजन शुड गाइड एवरीवन। रीजन शुड गाइड एवरीवन। तो अब आपको याद होगा सुकरात के बारे में एक चीज थी जो कि यहां प्लेटो उसका मसला हल करने की काफी हद तक कोशिश करता है। सुकरात के हमने ये देखा था कि अगर इंसान जानता है तो वो खता नहीं करेगा, और अगर वो खता करता है तो वो जानता ही नहीं है। तो प्लेटो ये कहता है कि इंसान जानकर भी खता कर सकता है, जानता है और खता करता है। क्यों? क्योंकि उस एक पोजीशन में रीजन ने उसके मामले को गाइड नहीं। वो जानता है कि पानी पे लिखा हुआ है पॉइजन, लेकिन अगर डिजायर ताकतवर निकली उस एक लम्हे के अंदर और वो कंट्रोल या रेगुलेट नहीं कर पाई तो पानी पी लेंगे और बंदा मर जाएगा। गन चला दी, मुकद्दमा हुआ, पाकिस्तान जैसा मुल्क या कोई किसी बहुत बड़े बंदे का वो कनेक्शन वाला आदमी ना हुआ तो बच जाएगा, सही है। और रीजन उसने उसको गाइड नहीं किया। लेकिन एक बेहतरीन इंसान कौन होगा? जिसकी डिजायर पर और जिसके इमोशंस के ऊपर रीजन क्या करेगी? गाइड करेगी, उसको रेगुलेट करेगी। इसको हम क्या कहते हैं? रेगुलेट करेगी। क्या आपकी सेल्फ रेगुलेटेड है या नहीं है? तो ये कहता है रीजन के पास वो गाइड है, क्योंकि रीजन के पास कहां तक एक्सेस है? डायलैक्टिक का एक्सेस है। और डायलैक्टिक का एक्सेस कैसे है? बिकॉज इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोल, इसलिए उसके पास है। लिहाजा किसको गाइड करने की जरूरत है? रीजन को गाइड करना चाहिए, इमोशंस को भी और डिजायर्स को भी, सही है। तो आपको ये समझ में आया कि सोल और सोल का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, सही। अब हम आते हैं अगले बड़े अहम पहलू के ऊपर, उसको हम कहते हैं मोरालिटी। व्हाट इज मोरालिटी? मोरालिटी का मतलब ये है कि इंसान एक अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता है, वो क्या उसूल है। तो ऐसी ज़िंदगी जिसमें मॉडरेशन हो, ऐसी ज़िंदगी जिसमें रीज़न गाइड करे। तो अगर आपको रीज़न गाइड कर रही है तो आपकी ज़िंदगी में क्या है? हैप्पीनेस है। और हैप्पीनेस किसे कहते हैं? ये हैप्पीनेस वो वाली नहीं है जो आपके ज़हन में कि जैसे ही हम पिस्ता आइसक्रीम खाएंगे तो हम हैप्पी हो जाएंगे, या कोल्ड कॉफ़ी पिएंगे तो हम हैप्पी हो जाएंगे, गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा तो, सही है। इट्स नॉट दैट। हैप्पीनेस मीन्स, बताइए, आजकल हम इसको कह सकते हैं इत्मीनान। इत्मीनान किसे कहेंगे? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन में बी मोर लाइक डिज़ायर के नतीजे में पैदा होती है, बट इससे ज़्यादा वाली हाँ, तमानियत कल्बी। बताएं ज़रा क्या होती है, एक्सप्लेन करें, बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। हम मॉडर्निटी आखिर में पढ़ेंगे, और मॉडर्निटी में सेटिस्फैक्शन मीन्स आपकी डिज़ायर सेटिस्फाई हुई हैं। प्लेटो के नज़दीक हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है। बताएं क्या मतलब?
क्या है इत्मीनान क़ल्ब, क़ल्बी? इत्मीनान क़ल्ब मेरे नज़र को ये कि इंसान को दीगर जो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं कि माल उधर होना चाहिए, यूँ होना चाहिए, ये हो जाए, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। सेटिस्फेक्शन ये कि इंसान मुतमईन रह गई है कि इसमें कोई हिकमत इलाही है। अगर मैं बहुत ज़्यादा मालदार नहीं हूँ तो कोई हिकमत है, मैं बीमार हो गया हूँ तो कोई हिकमत है, ठीक है ना, मेरा ये काम नहीं हो रहा, हो सकता है ये मेरे लिए फ़ायदेमंद ना हो। मेरे तो थोड़ा सा यानी जो इत्मीनान से मुराद ये है कि तवाज़ुन हो उसकी ज़रूरियात में, उसकी ख्वाहिशात में, उसके जज्बात में, किरदार और अमाल में। हाँ, ठीक है ना। सो थॉरोली मॉडरेट लाइफ, मयाना रवि वाली ज़िंदगी जिसमें सब चीज़ें हों। नहीं, वो तो होंगी, अफलातून ये कहेगा डिज़ायर्स भी होंगी, इमोशंस भी होंगे, नॉर्मल है, लेकिन हर उसकी डिज़ायर को वो क्या करेगा, मॉडरेट करेगा। किस चीज़ से? रीज़न से। यानी उसके अंदर ये डिज़ायर होगी कि भाई मुझे तो काश रोज़ाना मेरे घर में कोरमा पके, मैं सुबह भी कोरमा खाऊं, दोपहर में भी खाऊं, शाम में भी खाऊं। सही, तो ख्वाहिश तो हो सकती है। जो बिरयानी लवर होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं। तो कहेगा कि इज़ दिस ए लाइफ ऑफ हैप्पीनेस एंड आइडियल फॉर दी हैप्पी लाइफ? तो अफलातून ये कहेगा यार कोरमा खाने से क्या हो जाएगा, पेट में जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, और इतना कोरमा खा के क्या कर लोगे तुम, कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये कहेगा हाँ तुम्हें कोरमा खाना चाहिए, लेकिन हफ्ते में चलो एक दिन, चलो अगर ज़्यादा हो तो हफ्ते में 2 दिन, चलो तुम रोज़ाना खा लो, 7 दिन में खा लो, लेकिन एक वक्त में खाओ, लेकिन थोड़ा खाओ साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मॉडरेट। डू यू नीड दैट और नॉट? लेकिन फर्ज करो फिर वो ऑप्शन ये भी रखेगा, अच्छा कोरमे के अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है, तो चलो तुम भाई थोड़ी सी निहारी, थोड़ी सी हलीम, फिर आप बताएं हलीम के अंदर इतनी कैलोरीज होती हैं, इसमें इतने कार्बन है, इसमें इतनी प्रोटीन है, इसमें इतने मिनरल्स हैं, तो क्या ये, तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रीजन गाइड्स योर डिज़ायर। तो आप डिज़ायर हो गए हल्के हो जाओ, सही है। इसी तरह मिसाल के तौर पर इमोशंस, बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं होने की ज़रूरत है कि आए और इंसान के मैंने आज सब कुछ, आज क्या मैं आया ही सबको फतह करने के लिए। अब वो पता है हम में से जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनका एक माइंडसेट होता है, और वो क्या है? कॉन्करिंग माइंडसेट, इंपीरियल माइंडसेट। मैंने उसको अपनी बात से कायल कर दिया, वो मेरे से मुत्तफिक हो गया, आज मैंने उसको हरा दिया, विन कर दिया। सोफिस्ट माइंडसेट है, इसके ऊपर हमने पहले गुफ्तगू की थी कि आपका मकसद क्या होता है? बस अगले बंदे को ज़ेर करना है। नो इमोशन, गाइड हिम कि भाई इंसान है, गलतियां करते हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी दावे जब आप करेंगे, नतीजा क्या निकलेगा? कल आपकी एरर्स आपके सामने लागे, हाँ आप तो कल ये फरमा रहे थे, सही है। सो बी मॉडरेट, बी हम्बल, सही है। इस मॉडरेशन का नाम अफलातून के नज़दीक क्या है? हैप्पीनेस है। इस हैप्पीनेस का मतलब अपनी डिजायर्स को सेटिस्फाई नहीं करना है, अपने इमोशंस को एड्रेस नहीं करना है, बल्कि हर चीज को नॉर्मल वेटेज देनी। हर चीज को आपने लिटरेचर भी पढ़ना है, आपने कुरान भी पढ़ना है, आपने लेट्स से कि कोई रिलीजियस रिचुअल प्रैक्टिसेस भी करनी है। सो बी मॉडरेट फ्रॉम प्लेटोस पर्सपेक्टिव। प्लेटो अगर ये कहेगा, वो ये कहेगा यस यू शुड नॉट बी फुल टाइम सुबह से लेकर शाम तक कुरान करीम की आप तिलावत दर तिलावत। इट इज़ नॉट मॉडरेशन, सही है, बल्कि क्या है बताइए? मॉडरेट लाइफ का मतलब ये है कि भाई सुबह फजर की नमाज पढ़ी, आपने तिलावत की, कुछ देर समझा, उसके बाद गए जाके नाश्ता वाश्ता बनाया, अंडा पराठा खाया, उसके साथ साथ ढेर ज़बरदस्त किस्म की 1 से 2 कप चाय पी, फिर आए थोड़ा सा आराम किया, फिर थोड़े से टहले, फिर जोहर की अजान हुई, फिर नमाज पढ़ी। मॉडरेशन, रिलैक्स, सही है। सो रीजन है, सही है। तो सोल हैप्पीनेस कब अचीव करेगी? जब रीजन गाइड कर रही होगी इन 2 सिफात को भी। इज इट गुड और बैड? ओ इज इट इजी और डिफिकल्ट? फॉर प्लेटो ये सब लोग नहीं कर सकते। इट नीड्स ट्रेनिंग, इट नीड्स कल्चर, इट इज ए क्राफ्ट। ये आप सीखते हैं। और जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा क्राइसिस है वो पता क्या है? वो यही है, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम चाहे कोई भी हो, और आप समझ रहे मेरे क्या मुराद है? मेरी मुराद चाहे कोई भी हो, दोनों वो क्राफ्ट ऑफ गुड लाइफ नहीं प्रोवाइड कर रहे। हमारी सबसे बड़ी कंप्लेन आजकल क्या है? तलाकें बहुत हो रही हैं। तलाकें क्यों हो रही हैं?
because we have failed to teach next generation the art of living. अच्छी जिंदगी गुजारने का फन हम बच्चे को नहीं सिखा रहे, हम बच्चे को सिखा रहे हैं IBA से जब तुमने BBA की डिग्री ली तो जॉब 90%, लंप से जब तुमने लेट्स से IT की डिग्री ली 100%. This is what you're teaching. You're teaching them how to earn money. Money is everything. तो आप उसको क्या नहीं सिखा रहे? आप उसको सब्र करना नहीं सिखा रहे. इस वक्त आपको पता है ना, अभी रिसेंटली आप लोगों ने सब एक्सपीरियंस किया होगा, स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा खुदकुशी करने के रुझानात पाए जा रहे हैं. Why? क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पा रहे. किसको? प्रेशर्स को, जो कि उसकी फैमिली से आ रहा होता है, जो कि उसके रिश्तेदारों से आ रहा होता है, जो कि उसके पीयर से आ रहा होता है, कि दे डू नॉट नो हाउ टू हैंडल दैट. एंड व्हाट इज द कॉज? वन ऑफ द मेजर कॉज इज कि जो हमारे तरबियती इदारे हैं, यानी खानदान, यानी दीगर जो सिखाने वाले इदारे हैं, दे आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो कुछ भी नहीं कर रहे. सही है? तो अफलातून ये कहता है कि मोरल लाइफ का मतलब होता है हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस क्या होता है कि अपने अमल और कौल को, और ये अपना अमल और कौल नहीं, इंडिविजुअल का नहीं है, वो क्या है? द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी शुड बी पुट इनटू प्रैक्टिस वाइजली. और हमारी दुनिया किस में बटी हुई है? एक तरफ हैं आइडियलिस्ट्स और दूसरी तरफ कौन से लोग होते हैं? हाँ, मौका परस्त लोग होते हैं. और दूसरी एक तरफ क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मिसालियत पसंद. हमने ये इस तरह का माशरा बनाना है, मेरे बच्चे तो ये कर ही नहीं सकते. सही है? लेकिन अफलातून क्या कहेगा? सुकरात क्या कहेगा? वो ये कहेगा मॉडरेट करो. जो फॉर्म्स हैं, जो जिसको आप जस्टिस कहते हो, जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्टिस का मतलब ये होता है कि मल्टीपल और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर आपको अदल और इंसाफ करना आना चाहिए, आपको सखावत का मुजाहरा. अब हमारे यहाँ सखावत का मतलब क्या होता है? एक सेठ साहब होते हैं, वो आते हैं, कुछ यतीमों को कुछ बांट रहे देते हैं, उसकी एक वीडियो बनती है, उस वीडियो को अपने इदारे की वेबसाइट पे चढ़ाते हैं, और उसके फिर कहते हैं हाँ भाई मुरीदो चलो शुरू हो जाओ, इसको लाइक करो, इसको ये करो, इसको शेयर करो. उसके अंदर क्या बनती है? उसकी लाइक, उसको कहते हैं उसकी व्यूअरशिप, फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, और उनकी रेटिंग बढ़ जाती है. और नतीजा क्या निकलता है? द मोर रेटिंग द मोर फंडिंग, द मोर फंडिंग द मोर प्रोग्रेस. दिस इज हाउ थिंग्स आर. तो अफलातून का मैसेज क्या है? लर्न द क्राफ्ट ऑफ लिविंग. कैसे मुमकिन होगा? लिव लाइफ विथ सक्सेसफुल पीपल. कामयाब लोगों के साथ जिंदगी गुजार. तो कौन है कामयाब लोग? वो लोग जो कि अपनी सोल को गाइड करते हैं रीजन से, और रीजन का ताल्लुक किस चीज से होता है? डायलैक्टिक्स या अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ लाइफ से. तो कामयाब लोग कौन से हुए? बताइए, कौन है कामयाब? बताओ. आपने बच्चों को हमने क्या सिखाया है? देखें, बीबीए के अंदर हम तो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? भाई सैटरडे संडे वाले दिन क्लासेस आएंगी, वहां पे डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स के CEOs आते हैं. लर्न हाउ टू मेक मनी एंड मैक्सिमाइज दैट विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल. लर्न द आर्ट ऑफ मनी मेकिंग. दैट्स इट. पैसा है तो सब कुछ है. सही है? ये क्या कह रहे हैं साहब? अफलातून साहब क्या कह रहे हैं? दैट्स नॉट लाइफ. मनी इज नॉट एवरीथिंग. मॉडरेशन. मॉडरेशन का मतलब क्या? हाँ, मनी इज एसेंशियल, गेट इट, लेकिन उसके लिए डिग्निटी, उसके लिए ग्रेस, उसके लिए अपना जस्टिस, उसके लिए अपनी जेनरोसिटी, इन सब चीजों को कुर्बान नहीं करते. गेटिंग इट? सही है? सो एक ही मैसेज है अफलातून का कि लिव ए मॉडरेट लाइफ, एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव द रोल मॉडल्स हु लिव ए मॉडरेट लाइफ. और मॉडरेट लाइफ का मतलब, हाँ, और मैं ऐसे कई रिलीजियस लोगों को और स्पिरिचुअल लोगों को जानता हूँ, वो अपनी शनाख्त के लिए ये बताते हैं कि मेरे पास ये वाली अच्छी वाली गाड़ी है, और इस कामयाबी के सफ़र को
हासिल करने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किए। यार नहीं, मैं नहीं पीऊँगा, चाय पीऊँगा, आप चाय बनाओ अच्छी वाली। बस फिर पीता, ये अभी मैं नहीं पीता। हाँ रख दे, चले। सही बात आई समझ में मेरी? तो उन्होंने बताया कि ये उसका बड़ा अच्छा नाम था गाड़ी का, मैं भूल गया, लेकिन उन्होंने कहा इस मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स को भी गाइड किया। उन्होंने कहा क्या आप इन जैसे बनना चाहते हैं? जी हाँ। इन्होंने इतनी मेहनत की कि इस गाड़ी को हासिल करने। What is this nonsense? भाई आपका एक स्पिरिचुअल कैलिबर है, लोग आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से जानते हैं, एंड योर डिसाइपल्स क्या कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? सो हैप्पीनेस नीड्स टू बी। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अफलातूनी बन जाएं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। देखिए, इसको हमने इसलिए भी अफलातून को और पूरी ग्रीक फिलॉसफी से स्टार्ट किया, वी नीड सम अल्टरनेटिव व्यूज, वर्ल्ड व्यूज, जिससे हमें ये पता चले कि मॉडर्निटी, कैपिटलिज्म ही सिर्फ दुनिया के अंदर एक नेचुरल वर्ल्ड व्यू नहीं है, जैसे कि कई लोगों का ये ख्याल है। सेल्फिश होना, कई लोगों की ये दावा है कि सेल्फिश होना ही इंसान कहलाता है। ठीक है, ये वर्ल्ड व्यू बताता है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू बी रैशनल, और रैशनली गाइड करो, मॉडरेट करो। और सीखने का मतलब ये नहीं होता खुद ही से पढ़ के सीख लो, कामयाब लोगों के साथ रहो। सही है? और बताएं मुसलमानों के अंदर कौन सा ऐसा है इंस्टीट्यूट जो ये कहता है कामयाब लोगों के साथ रहो, तो क्या होता है? और वो कौन सा है कामयाब ज़िंदगी गुजारने का इदारा? उसको हम कहते हैं जो औलिया अल्लाह है। औलिया अल्लाह के साथ आप कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं? जब उनके साथ आप वक्त गुजारते हैं तो क्या चीज़ आप हासिल करते हैं? आपको पता चलता है सब्र किसे कहते हैं। आपको पता चलता है जब ढेरों पैसा आपके सामने आता है, कोई सरदार, कोई किंग, कोई प्रेसिडेंट, जैसे नो, वी डोंट वांट दैट। और क्या हिस्ट्री भरी हुई नहीं है ऐसे लोगों के साथ? सो देयर इज़ ए वेरी रिच हिस्ट्री जिसके अंदर आपको इस तरह की चीज़ें, सो एक्सट्रैक्ट दैट। और उनके बगैर आज भी हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है। Always pick people who have lived a successful life. कामयाब लोग वही लोग होते हैं जो मॉडरेशन के साथ अपनी, पैसा उनके पास इतना है कि अगर इलाज करवाना पड़े वो इलाज करवाते हैं। अगर शिफा है उनकी किस्मत में, अल्लाह ने लिखी है, तो शिफा होगी। बच्चों को भी पढ़ा लेंगे, आना जाना भी है, मसाइल भी हैं। सो दे लिव ए वेरी मॉडरेट ग्रेसफुल लाइफ, दैट्स इट। सही है? लेकिन एक तरफ बिल्कुल जहाँ पर आप फ़र्ज़ करो आपको ये नहीं पता डिज़ायर कैसे हो रही है, इमोशंस कैसे जा रहे हैं, यूज़लेस है। तो ये मेरा ख्याल है ज़्यादा हो गया, शायद जज्बाती भी था काफ़ी, लेकिन आइए आगे चलते हैं। सो आपको ये समझ में आई कि सोल क्या है, नंबर 1, सोल का स्ट्रक्चर क्या है, नंबर 2, और तीसरी चीज़ क्या है, हैप्पीनेस यानी मोरालिटी। अब सुकरात अफलातून ये कहता है कि ये जो स्ट्रक्चर है सोल का, इसके कितने पार्ट्स थे? 3। तो अब जो सोसाइटी बनाएगा वो, उसके अंदर भी कितने लोग, कितनी क्लासेस होंगी? सही है। तो कौन कौन सी क्लास है? हाँ, फिलोसोफर्स है, किंग्स हैं, ठीक है जी, ये किसने कहा है? कौन लोग? आम लोग। अच्छा जी, लेबरर्स। अच्छा जी, बी क्या है? प्रोफेशनल्स, आर्मी मैन। सही है? इस तरह। अब वो क्या कहता है? वो ये कहता है देखो, जिस तरह रूह के 3 हिस्से हैं, इसी तरह यही रेप्लिकेट करेगा आपकी सोसाइटी के अंदर। मतलब क्या हुआ कि मुख्तलिफ किस्म की, कहीं किस चीज़ की डोमिनेंस होगी, डोमिनेंस डिटरमिन करेगी इंसान के। तो 3 तरह की कितनी हो गई? 3 तरह की तसव्वुर ज़ात हो गए। किसी के यहाँ डिज़ायर डोमिनेट करती है, एक ऐसा तबका भी होगा जिसके यहाँ डिज़ायर डोमिनेट। तो कौन से लोग होंगे? वो मजदूरी करने वाले लोग होंगे।
ठीक है, डेली वेजेस कह सकते हैं, आम लोग जो कि हमारी, जिसे हम कहते हैं लोअर क्लास या लो मिडिल क्लास आजकल के दौर में इसको कहते हैं, लेकिन अफलातून की ज़बान में इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे लोग जो कि डिज़ायर ओरिएंटेड, उनके अंदर डिज़ायर ज़्यादा होती है, सो दे आर लेबरर्स, दे आर वर्कर्स, सही है। दूसरी कौन सी क्लास है, प्रोफेशनल्स, वाइट कॉलर जॉब्स करने वाले, सही है। आईटी इंजीनियर्स, दे डू देयर जॉब। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सुबह से लेकर शाम तक जाएंगे। टीचर्स, हम जैसे यूनिवर्सिटी वाले टीचर्स क्या होते हैं, दे आर प्रोफेशनल्स। आर्मी मैन, दोज हु डिफेंड द कंट्री, डिफेंड द आइडियोलॉजीज, सही है, हम लोग आइडियोलॉजीज को भी डिफेंड करते हैं, हाँ भाई मैं तो मार्क्सिस्ट हूँ, हाँ जी मैं तो लेट्स से कि लिबरल हूँ, और मैं तो ये हूँ, सो यू डिफेंड योर आइडियोलॉजी। और तीसरा क्या कहलाएगा, फिलोसोफर्स। फिलोसोफर्स का मतलब क्या है, द पीपल ऑफ रीजन। ये तीसरा, इनके यहाँ किसकी डोमिनेंस है, डोमिनेंस कौन कर रहा है यहाँ पे रीजन करती है, और यहाँ पे इमोशंस करते हैं। इमोशंस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे डिफेंड, दे कनेक्ट देमसेल्व्स विद द इमोशंस। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लिबरलिज्म को डिफेंड करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मार्क्सिज्म को डिफेंड, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं साइंस को डिफेंड, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मजहब को डिफेंड करूं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आर्ट को डिफेंड करूं, सही है। तो ये है। और तीसरी चीज जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिजायर होगी वो किसको हम क्या कहेंगे, सो व्हाट इज एन आइडियल स्टेट। प्लेटो ये कहता है कि philosophers should be regarded as kings, ठीक है, so they should be handed over the rule over the nation। कौमों की हुक्मरानी का हक सिर्फ और सिर्फ एक तबके को, और वो क्या है, वो है किंग्स। अच्छा जी, किसको आर्मी यानी डिफेंड करने चाहिए, बॉर्डर्स को, थियोरेटिकल बॉर्डर्स, आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स, और टेरिटोरियल बॉर्डर्स, द पीपल हु गो विद देयर एब्डोमेन। एब्डोमेन का मतलब क्या हुआ कि नहीं, बल्कि एब्डोमेन से बल्कि ये चेस्ट, मतलब जिनके अंदर जान होती है, जोर होता है, उनके पास रीजन होती है, उनके पास अच्छी जबान होती है, तो दे आर द डिफेंडर्स। और लेबरर्स क्या करते हैं, वो काम करते हैं। तो नजरियाती हुदूद की हिफाजत, आइडियोलॉजीज की हुदूद की हिफाजत मिलिट्री करती है, लिहाजा ये लोग दूसरा तबका कहलाएगा। और यहाँ पर इमोशंस डोमिनेट करते हैं, और लेबरर्स किस चीज़ को डोमिनेट करेंगे, डिज़ायर्स यहाँ पर डोमिनेट कर रही होती है। तो आप देखेंगे कि ये लोग कैसे होते हैं, ये ज़्यादातर लोग इमोशन से काम लेते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि फिलोसोफर्स एक बैलेंस जिंदगी गुजारेंगे, वो बताएंगे कि रीज़न किस तरह करती है। तो अफलातून के मुताबिक एक आइडियल रियासत वो रियासत होगी, रियासत से मुराद यहाँ पे मुआशरा भी है, जिसके अंदर रूल ऑफ रीजन होगा। और अगर रूल ऑफ रीजन होता तो जो ज्यूरी 500 पता नहीं 70 अफराद की थी, जिसने सुकरात को क्या दे दिया, जहर का प्याला पीने पर मजबूर किया, तो रूल ऑफ अगर रीजन होता तो ऐसा कभी भी ना होता, क्योंकि जो लोग ज्यूरी में थे उनमें कुछ प्रोफेशनल से, कुछ लेबर से, और वो किस चीज से डोमिनेट हो चुके थे, या तो डिजायर से या इमोशन से। तो रीजन तो उनके पास थी ही नहीं। और एक रैशनल इंसान को, एक गुड पर्सन को, जो कि एक गुड जिंदगी गुजार रहा था, उसको आपने क्या कर दिया, सजा दी। लिहाजा अगर किसी ने किसी मुआशरे की तख्लीक करनी है तो उसे चाहिए कि वो इस मॉडल के ऊपर अपने मुआशरे को कायम करे। कि हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था कि अफलातून के नज़दीक एक चीज़ को तलाश करना है, और वो है गुडनेस को। तो गुडनेस क्या है अफलातून के नज़दीक? गुडनेस ये है कि आप मॉडरेशन के साथ ज़िंदगी को गुजारें। गुड पीपल, हु आर द गुड पीपल? द गुड पीपल आर दोज हु आर गाइडेड, or whose desires and emotions are guided by the reason। सही है। तो ये क्या होगी, ये होगी गुड लाइफ को आपने एक्सप्लेन कर दिया, हैप्पी लाइफ को आपने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, गुडनेस क्या हो गई, यानी एज सच गुडनेस क्या हुई? एज सच गुडनेस है, जैसे अभी आप लोग भी कह रहे थे, बता रहे थे ना, कि फॉर्म को, डायलैक्टिक को समझना, इसको हम क्या कहते हैं, गुड ऑफ द गुड, द फॉर्म ऑफ द फॉर्म। और वहां जो हमने वो जो नक्शा खींचा था उसमें क्या था, डायलैक्टिक, द हायर फॉर्म। सही है। अच्छा, इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूं। हमने इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया था कैसे, कि हमने कहा कि मुरब्बा खींचो, मुरब्बा बनाओ, यानी स्क्वायर बनाओ,
और इसको डबल करो। तो स्लेव ने पहले कोशिश की, उस बच्चे ने कोशिश की, लेकिन नहीं बन पाया। तो सुकरात ने उसको हेल्प किया, उसने कहा कि डायगोनल के ऊपर एक जरा बनाओ। तो उसने कहा हाँ अब मैं डबल बना लूंगा। तो प्लेटो ये कहता है कि हाउ डिड ही कम टू नो अबाउट इट, हाउ डिड ही कंफर्म दैट। तो वो बताया गया कि इसने इसलिए कंफर्म किया क्योंकि उसने इस चीज को पहचान, यानी फॉर्म को उसने पहचान लिया। और फॉर्म का ताल्लुक किस चीज से है, यानी मिसाल का ताल्लुक किस चीज से है, आपकी रूह से है, आपकी रीजनिंग से है। और वो जो ताल्लुक रीजनिंग और रूह से है ये कब्ल अज आपकी पैदाइश से है, क्योंकि आपकी रूह आपके जिस्म में दाखिल होने से पहले कहां थी, आलमे अरवाह में थी। तो आलमे अरवाह से सफर करते हुए आपके जिस्म में आई, और जिस्म ने क्या कर दिया, उसको कैद कर दिया। ठीक है, जैसे ही उसको आपने याद दिलाया, आपने उसको थोड़ा सा टफ टाइम दिया, उसने कहा बताओ बताओ, और आपने गौर व फिक्र किया, तो आपकी रूह का कनेक्शन जुड़ गया किसके साथ, सही है, और आपको उस रियलिटी के साथ आप वन हो गया, आपको फौरन से समझ में आ गया। दिस इज व्हाट प्लेटो सेज। तो अब जब आपको पता चल गया कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, कि जैसे ही एक मुरब्बा के ऊपर के डायगोनल के ऊपर आप स्क्वायर बनाओगे तो वो डबल हो जाएगा और वो परफेक्ट होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपको पता चला किस चीज की रियलिटी का, द रियलिटी ऑफ ए स्क्वायर। इसी तरह एक रियलिटी होगी किस चीज की, जस्टिस की। व्हाट इज जस्टिस, तो आप बताओगे जस्टिस मीन्स दिस। व्हाट इज गुडनेस, गुडनेस मीन्स दिस। व्हाट इज ब्यूटी, ब्यूटी मीन्स दिस। प्लेटो ये कहता है व्हाट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल दीज फॉर्म्स, यानी इन तमाम मिसालों से, इन तमाम उसूलों का असल उसूल क्या है, असलुल उसूल क्या है, तो उसका नाम वो देता है डायलैक्टिक। और वो वन होती है, और उसको वो कहते हैं गुडनेस, उसको हम कहते हैं द ब्यूटी। क्या कहते हैं, द ब्यूटी। तो हमने जाना कि प्लेटो क्या चाहता है, गुडनेस को अचीव करना। और गुडनेस को जानने का उसने क्या तरीका निकाला, कि उसने कहा कि अपनी सोल को जरा झंझोड़ो और उससे फॉर्म को तलाश करो, और जैसे ही वो फॉर्म को तलाश करेगा तो क्या उसको मिल जाएगा, डायलैक्टिक, गुडनेस, द ब्यूटीफुल। तो वाइज लोग कौन होंगे, वाइज लोग वो लोग होंगे जो अपनी जिंदगी का मिशन ये समझते हैं कि उन्होंने उस अल्टीमेट फॉर्म को तलाश करना है, उस अल्टीमेट फॉर्म को तलाश करना है। क्या ये सफर बहुत आसान है, अफलातून ये कहता है नहीं, आसान सफर नहीं है। इसके वो स्टेजेस बताएगा, जब आप देखिएगा इसके वो वाला हिस्सा जरूर पढ़ेंगे लव ऑफ विजडम के, तो कुछ स्टेजेस बताता है ना। उसमें से पहला स्टेज क्या होता है, पहला स्टेज होता है डिजायर, कि आपके जहन में एक बड़ी अच्छी सी चीज होती है। जैसे फर्ज करें कॉफी, एक बड़े 5 स्टार होटल में, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का बड़ा शौक होता है, जबरदस्त एम्बियंस, थोड़ा सा बैकग्राउंड में म्यूजिक, अच्छे अच्छे से गोरे गोरे से खूबसूरत से अंग्रेजी बोलते हुए लोग, हाथ हिलाते हुए, और उसके दरमियान आप बैठ के कैपुचिनो। सही है। इज दिस द अल्टीमेट प्लेजर प्रिंसिपल, इज दिस समथिंग दैट यू रियली वांटेड? आपको 3 से 4 दफा आने के बाद आपको दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, आप अनसेटिस्फाइड हो गए। तो प्लेटो ये कहते हैं ये पहली अच्छाई की तरफ आपका कदम था, बट सूनर यू रियलाइज इससे तो मैं अपने जिस्म को खुश कर रहा हूं, रूह को मैं कैसे खुश करूंगा? फिलॉसफी, हर जगह जाओ बताओ आई एम लर्निंग फिलॉसफी, आई एम स्टडिंग फिलॉसफी, आई एम टीचिंग फिलॉसफी, और फिर नाम लेना शुरू कर दो। डू यू नो व्हाट सोक्रेटिस सेड? डू यू नो व्हाट एनाक्सिमेनिdes डिड इन हिज लाइफ? डिड यू नो दैट एरिस्टोटल डिड दैट? डू यू नो व्हाट कांट सेड दिस? फिलॉसफी, वाओ दैट्स जबरदस्त। अल्टीमेटली आपको ना यार इस एक्सरसाइज का तो कोई फायदा ही नहीं है। लोग इंप्रेस हो भी रहे हैं तो ऐसे ही चंपू किस्म के लोग। हमारे एक सर है, उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल वहाब सूरी, वो ये कहते हैं, वो एक इस तरह इस्तेमाल करते हैं चंपू। ये चंपू किस्म के लोग, बिल्कुल बेवकूफ़ तरीन निचली सतह के जो लोग बिल्कुल बेवकूफ़ होते हैं, वो कहते हैं वाह। तो आपको लगता है यार दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी, देन यू गो आई शुड रियली नो, गेट टू नो व्हाट प्लेटो सेड और व्हाट प्लेटो was trying to communicate। कहना क्या चाह रहा था प्लेटो?
अरस्तू ने क्या कहा और इन दोनों का आपस में, और इससे मैं अपनी जिंदगी में क्या चीज हासिल कर सकता, क्या वाकईतन अरस्तू ने बहुत अच्छा मसले को हल किया? तो ये कहेगा एक कॉफी से आपकी जुस्तजू शुरू हुई, लेसर रियलिटी के ऊपर आप गए कि आपने फलसफे पर गुफ्तगू करना शुरू कर दी, उसके बाद उससे मजीद रिफाइंड गुफ्तगू आपने शुरू की, ठीक है। तो वो ये कहता है ये जो सफर जब आप शुरू करेंगे, अल्टीमेटली जिस चीज के ऊपर आप जाके बिल्कुल रुक जाएंगे वो होगी अल्टीमेट रियलिटी, और वो क्या है? वो है द ब्यूटिफिक विजन, द ब्यूटिफिक विजन। और ब्यूटिफिक विजन का मतलब क्या हुआ? विजन इज इंडिकेटेड बाय द टर्म वर्शिपर, which Plato applies to the lover who attains this final revelation. क्या मतलब हो इस चीज का? प्लेटो के मुताबिक हकीकत ये है कि जब इंसान की रूह उसके जिस्म से, इस जिस्म के कैद खाने से आज़ाद होती है, तो दरअसल उसके अंदर इस बात की ख्वाहिश, लेकिन ये फ्रॉइडियन सेंस में नहीं, उसके अंदर किसी चीज़ की कमी होती है, बल्कि वो पॉजिटिव होती है। उसके अंदर इस बात की, आप तरगीब कहें, पता नहीं सही तर्जमा मुझे समझ में नहीं आ रहा, लॉन्ग, यानी उसके अंदर एक डिज़ायर होती है, बट नॉट इन द सेंस ऑफ द लैकनेस, कि वो अपनी हकीकत जो कि खूबसूरत तरीन है, द मोस्ट ब्यूटिफुल, ठीक है, द मोस्ट ब्यूटिफुल, उसके साथ जाकर रहे या उसका तजर्बा करे, उसको देखे या उसकी स्वीटनेस को महसूस करे। ये है एक रूह की ख्वाहिश। और वो ये कहता है दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। डिड यू गेट इट? दिस इज वेरी वेरी स्पिरिचुअल, वेरी वेरी स्पिरिचुअल, ठीक है। एंड कंपेयर इट विद द कैपिटलिस्ट आइडियल्स एंड कंपेयर इट विद मॉडर्निस्ट आइडियल्स। सही है? तो आपको नजर आएगा क्या है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है प्लेटो शुड बी रेड, and in comparison with modernity try to extract something which may be helpful for us to make our life worthwhile। तो मुझे ऐसा लगता है इसको थोड़ा सा इस पर गौर किया जाए। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होंगी। और टाइम भी 6 बज चुके हैं, तो अगर एक दो मुख्तसर से सवालात हों ताकि फिर हम इसको करें। हाँ, यानी लैकनेस का मतलब, इसको हम मटेरियल सेंस में जब समझते हैं तो कोई चीज़ की कमी होती है उसके अंदर, कि जैसे ही वो मिल जाएगा तो आपकी जो सेल्फ है वो ग्रेटिफाई हो जाएगी। लेकिन वो ग्रेटिफाई जब भी होती है वो टेम्पोरल होती है, कुछ लम्हे के लिए होती है, और फिर आपको वो कमज़ोरी महसूस होती है। ये जो एक्सपीरियंस है ना, कि बिकमिंग वन विद द रियलिटी और एक्सपीरियंसिंग द ब्यूटिफिक विजन, जैसे कि यहाँ प्लेटो कह रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि दिस इज़ वेरी पॉजिटिव longing for the ultimate reality। वो उस तरह टेम्परेरी, बिकॉज एवरलास्टिंग है ना। जो टेम्पोरल चीज़ थी वो क्या थी? वो थी आपकी बॉडी, उससे तो आपने आज़ादी हासिल कर ली, और जैसे ही आपने आज़ादी हासिल की, इसी वजह से सोक्रेटिस को भी पसंद करता है कि सोक्रेटिस को क्या इस बात का इल्म नहीं था कि उसके जिस्म को मौत मिलेगी या रूह को मिलेगी? तो उसने ये कहा कि इसको जिस्म को मौत मिली है, रूह को तो मौत नहीं मिली। तो चूंकि रूह को मौत नहीं मिली, लिहाजा डेथ जो है एक महज, जिसे आप ये कह सकते हैं ना कि एक लम्हा था जिससे जिस्म अपने रूह से आज़ाद हुआ, और रूह जो है वो अपनी हकीकत आलिया की तरफ रवां हो गई। तो ऐसे भी कैसे है, हमारे यहाँ इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने मरने से पहले मरने की तैयारी की हुई है, तो आपको इस बात की खुशी और वो होती है कि आप अपने खालिक से जाके मिलेंगे। उसी तरह बिल्कुल, ये काफ़ी हद तक शायद उससे चीज़ें मिलती हों। तो जो हमारे यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं उनका ये ख्याल है कि मुस्लिम मिस्टिसिज्म भी इससे काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है, लेकिन काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि जो चेंज वगैरह भी होंगी। बट इसको हम देखेंगे, एक डिबेट है ओरिएंटलिस्ट्स किसने किस तरह देखा, उसमें क्या बाइसेस थे क्या नहीं थे। दिस इज़ अ हिस्टोरिकल डिबेट, बट दिस वाज वेरी वेरी इम्प्रेसिव फॉर मैनी सूफी मास्टर्स। ये कहते हैं, बट ये कहना कि भाई दे वर absolutely totally mesmerized by the Platonic thought, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी ए बिग जंप, बहुत सारी हैस्टी जनरलाइजेशंस की तरफ नहीं जाना चाहिए। सही है। दूसरा ये कि
जब ये फुटनोट है मॉडर्न फिलॉसफी भी प्लेटो की, तो फिर इतना मेजर शिफ्ट हमें क्यों नजर आ रहा है कि वो एक बात कर रहा था कि आप अल्टीमेट मतलब मॉडरेशन होनी चाहिए, रीजन विल गाइड यू, रीजन गाइड्स योर इमोशन, और क्या नाम है, हम ये देखते हैं कि मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म में बिल्कुल ही एक हमारे पास उल्टी पिक्चर सामने आती है, वो बिल्कुल उसकी टीचिंग से मुनहरिफ होके आ जाते हैं। तो अच्छा, इसका हाँ, मैं इसके जवाब में ये कहूँगा कि बुनियादी तौर पर जब हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर सिर्फ हाशिया है, तो जो सवालात उसने उठाए बुनियादी फ़लसफ़ियाना सवालात हैं, ये सवालात कंटिन्यूस रहे अगली जनरेशन्स में भी फ़िलासफ़र्स के यहाँ। एक बात। फिर दूसरी बात ये कि रीज़न के क्या, रीज़न का मतलब चेंज हुआ, फिर वो इंस्ट्रूमेंटल रीज़न को एज इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया डिज़ायर को जस्टिफाई करने के लिए। ये तमाम की तमाम बहसें आगे आके हम आएंगी। लेकिन जो सवालात अफलातून ने उठाए, क्या उसी ही की कंटिन्यूटी में फ़िलोसॉफ़िकल क्वेश्चंस और डिबेट्स जारी हैं, जारी रहीं? तो उसके ऊपर तो आज भी आप कहेंगे कि जितने भी इस वक्त आप नाम लें किसी भी फ़लसफ़ी का, आप देखेंगे कि बुनियादी सवाल उसका वही होगा, उसकी ग्रामर चेंज होगी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हाईलाइट करेगा, बट द क्वेश्चन रिमेन्स सेम। व्हाट इज़ अल्टीमेट रियलिटी? हाउ डू वी नो दैट? एंड हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ वर्थ वाइल? सही है? तो इस वजह से है। हाँ, एक मिनट, उनको पहले कर लें मेरा जी। सर वो किताब में वो सन को जो है ना वो गुड कहता है जी। यहाँ पे वो गुडनेस थोड़ा तब्दील हो गया। हाँ, कैसे? यही जो सवाल है कैसे, तो मुझे नहीं समझ में आया। मैं समझता कि वो जो गुड की जो फॉर्म है, क्योंकि वो सन से ही जो है वो सारी रोशनी लेती है। हाँ, वो गुडनेस का मतलब रीज़न है, वो सोल है, रीज़न है। तो ये क्या, यानी फ़र्ज़ करें जब इंसान बाहर गया, यानी वो जो शख्स जो बाहर गया और उसने जाके देखा कि बुर्जुल खलीफा है, उसने कहा वाह, ये तो हमें शैडो नज़र आ रहा था। तो जब उसने देखा तो सूरज की रोशनी में देखा, बिल्कुल एक्सप्लिसिट क्लियर है। तो एक तो देखो ऑथर ने एक से दो बातें बड़ी खूबसूरत, उसने कहा इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो क्या है, वो गुडनेस थी। और वो गुडनेस क्या है? वो है रीज़न। यानी रीज़न जब चीज़ों को हाईलाइट या जब इसके ऊपर रोशनी डालती है तो चीज़ें क्लियर होती हैं। लेकिन इससे पहले चीज़ें कैसी थी? शैडोज़ में थी। तो जब आप अपने जैसे तजर्बे को, यानी हिस्सी तजर्बे को, अपनी यानी समी और बसरी तजर्बे को इस्तेमाल करते हैं तो क्या चीज़ सामने आती है? साया। लेकिन जब आप अपनी रीज़न का इस्तेमाल करते हैं तो चीज़ें हाईलाइट होती हैं, क्लियर होती हैं, एक्सप्लिसिट होती हैं। वो है वो सूरज की रोशनी, जिसको वो गुड कह रहा है। अच्छा, एक चीज़, चूँकि मैंने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि ऑथर ये कह, ऑथर ने जो अभी मैंने ब्यूटिफिक विजन के बारे में कहा कि इसके अपने एक्सपीरियंसेस थे, तो ऑथर बहुत क्लैरिटी के साथ ये लिखता है कि क्या अफलातून ने भी यही कहा? तो ये कह रहा है कि अफलातून की किसी लिखी हुई तहरीर से शायद ये चीज़ें साबित ना की जा सकी। सही है? तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द ऑथर ऑल्सो, और ये तमाम चीज़ें मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि बी वेरी क्लियर, कल आप ऐसा ना हो कि कहें कि भाई उस ऑथर ने ये लिखा और जब आप इस सफ़े के ऊपर आएंगे तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकता है। बट ही एक्सप्लेन्स दैट कि अफलातून के जहन में वो जो ब्यूटिफिक विजन के साथ यूनिफाई होने का तसव्वुर है, वो उसके पास इसलिए था चूँकि वो काफ़ी चीज़ें इधर उधर से उसने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की हुई थी। हाँ, अब बताया। और भी था कि जब हाथी वाली मिसाल देता है उसमें ये कि वो कहता है कि जो बड़ी चीज़ है वो बड़ी क्या है, ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया था। हाँ, यानी इसको हम कह जो तनकीद की जाती है उसको हम कहते हैं थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट। अफलातून के साथ क्या मसला था, इसको हम अगली क्लास में देखेंगे जब हम एरिस्टोटल करेंगे। वो ये कहता है कि देखो, सही है, इन दोनों में कॉमन क्या है? सेरेमिक का बनना। तो आपने कहा सेरेमिक इसकी फॉर्म होगी, बट व्हाट मेक्स सेरेमिक सेरेमिक? तो ये कहता है क्या ये सिलसिला फॉर्म्स का, इससे फॉर्म में आने का सिलसिला इनफाइनाइट रेग्रेसली आगे चलता जाएगा या नहीं? अफलातून के केस में ये सिलसिला आगे चलता जाएगा, इसको रोक नहीं सकते। तो थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट वो बताने की कोशिश करता है, शोज द वीकनेस। इसको हम अगली नशिस्त में देखेंगे भी कि व्हाट इज लैकिंग इन प्लेटो। चार कॉजेस जो देता है जी, आखिर में। हाँ।
कि प्रॉब्लम विद फॉर्म्स के नाम से वो भी होगा या प्रॉब्लम विद द फॉर्म्स यही है, यही प्रॉब्लम विद द फॉर्म्स है। आखिर में बिल्कुल चैप्टर के आखिर में उसी का आप कह रहे थे। हाँ, तो वो जो लार्जनेस उसने जब वो एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई फॉर्म क्या होती है, तो उसमें उसने बताया कि लार्जनेस की भी एक फॉर्म होनी चाहिए। तो वहाँ पे उसने बिल्कुल क्लियरली नहीं बताया कि आगे जाके वो देखेंगे, लेकिन जैसे ही चैप्टर एंड होगा, एंड होने से 2-3 पेजेस पहले फिर वो क्रिटिसिज्म की तरफ लेके जाता है कि व्हाट इज़ द थर्ड मैन आर्गुमेंट, और थर्ड मैन आर्गुमेंट में उस तरह बताएगा कि इसमें ये मसला आएगा जिसको प्लेटो हाईलाइट भी करेगा, और ये बताएगा कि ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है जिसको दूर होना ज़रूरी है, और अरस्तु ये समझता है कि उसने उस कमज़ोरी को दूर किया उसके अंदर, और बिलखुसूस उसका जो रिलेशनशिप है फॉर्म और मैटर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। हम क्या कह सकते हैं कि जो प्लेटो का जितनी फिलॉसफी है वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड थी बाय द सेड इमेज ऑफ सोक्रेटिस, और दैट्स क्योंकि हम ये देखेंगे जितनी भी इसकी थॉट्स हैं, जो भी गुफ्तगू जो भी बातें, सारी उसी इवेंट के जेड घूम रही है अपने उस्ताद के हवाले से। हाँ, और क्या यही वजह है कि बाद में फिर एरिस्टोटल ने आके इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट किया था इसकी मौसे का? अच्छा, तो इसमें एक बस इसकी से मतलब ऐड करना चाहूँगा, तो मेरे से में आता है कि ऐसे हमने देखा प्लेटो ने एलेगरी ऑफ केव लिखा, और दूसरा वो जो अपना हाइटेड वो थे, पता नहीं क्या नाम था उसका, जो माउंटेन्स उसके बारे में लिखा, जो परिंदा आ रहा था, तो ये तो उसका उन्होंने अच्छी प्रोनाउंसिएशन, क्रेयॉन्स क्या कहलाते हैं, कैरियंस। तो कैनियंस का जैसे उन्होंने बताया, तो अब ये दो उसने कहानियों से हमें चीजें बताई, और हम ये दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जितना सोक्रेटिस को हम जानते हैं वो प्लेटो से ही जानते हैं, सिर्फ उसी से जानते नहीं, सिर्फ उसी से नहीं जानते, मोस्टली उससे जानते, लेकिन काफ़ी और लोगों ने भी उसकी, यानी उसी के ज़माने के, उसी के दोस्त, उसी के दुश्मन, उसी की बातों को नरेट करते हैं, तो उसको हम ऑब्जेक्टिवली कंफर्म कर सकते हैं, हाँ ये गुफ्तगू हुई थी सुकरात की। मतलब ये बंदा मौजूद था, वरना ये भी कह सकते हैं प्लेटो ने एक किरदार निभाया, नहीं, हिस्टोरिकल, और देखें इसके अंदर, किताब के अंदर भी आपको नजर आएगा, जब भी आप सुकरात की बात करेंगे तो आपको काफ़ी लोगों के नाम वो बताएगा, और ये बताएगा कि कैसे ऑब्जेक्टिफाई, यानी कैसे हम ऑब्जेक्टिवली कंफर्म कर सकते हैं कि हिस्टोरिकली सोक्रेटिस कोई बंदा था, वो इस तरह के काम करता था, और उसने ये कहा था, क्योंकि सिर्फ एक सोर्स प्लेटो की नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज हैं। ये सवाल था हीगन, और उनका, हाँ, उन्होंने सवाल किया कि क्या वो फुली इन्फ्लुएंस था यही सोक्रेटिस के साथ, और फिर आपने एक और कोई चीज़ में ऐड की। इसी वजह से बाद में एरिस्टोटल ने आके उससे काफी हद तक अच्छा, डिफर किया। नहीं, इसको हम इस तरह देखिए कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सुकरात इन दोनों के लिए एक आइडियल आदमी है, एक आइडियल फिलोसोफर है, मास्टर है, सब कुछ वही है, सही है, दोनों बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। अच्छा, एक बात होगी। दूसरी बात ये है, क्योंकि वो इस बंदे को क्या समझते थे कि ये बंदा ही गुड लाइफ गुजार रहा है, रीजनिंग को उन्होंने अप्लाई किया, चेक किया, जो भी उनकी सोच थी, उन्होंने कहा यस, ही इज़ द मैन दैट वी शुड मॉडल ऑन द नेक्स्ट जनरेशन इन एथेंस। सही है, वो जो एरिस्टोटल है वो भी इसी को ही आइडियल समझ रहा है, लेकिन क्योंकि आपने देखा, गौर किया कि जब हमने सोक्रेटिस के डायलॉग्स पढ़े, यहाँ पे यूथिफ्रो, क्राइटो, एपोलॉजी हम नहीं देख पाए, उसमें अगर आपने देखा होगा तो क्या उसने जवाब और इस तरह करके सिस्टमेटिक फिलॉसफी के अंदर में बयान कर पाया? नहीं। ही हैड ए मेथड, एंड बाय हिज मेथड ही यूज्ड टू एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जस्टिस, ठीक है, करेज, और ये तमाम चीज़ें थी। तो प्लेटो ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या किया, मुकम्मल कर दिया। सो फ्रॉम अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट टू कंप्लीट कर दिया। एक तो ये किया। अब उसके अंदर एक कमी थी कि रैशनली क्या वो कंसिस्टेंट है, तो एरिस्टोटल को ये महसूस हुआ कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन क्या अरस्तु के लिए भी सुकरात एक लीडर नहीं था? नहीं, उसके लिए भी असल में आदमी सुकरात ही था। और सिर्फ उसके लिए नहीं, आप आगे जाके भी देखेंगे कई लोगों के लिए फिलॉसफर होने का मतलब ही सुकरात होना है, लेकिन उसको आप अंडरस्टैंड कैसे करते हैं ये डिफर करेगा हर आदमी का दूसरे से। सो इन दिस वेरी सेंस
Socrates is considered to be the father of philosophy.